Good evening, everyone. Can you please confirm my voice is loud and clear? I hope you all are doing good. कल तक हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन के पैटर्न्स पढ़ लिए थे, उनके एक्सेप्शनल पढ़ लिए थे। उनमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। डिमांड सप्लाई पैटर्न एंड उनके एक्सेप्शनल। एंट्री स्टॉप लॉस मार्किंग, ओके। इंडिया बुल्स एग्जांपल। एक बार रिपीट कर लेते हैं टेस्टेड जोन्स, एक्सेप्शनल, इंडिया बुल्स के चार्ट के ऊपर। देखिए, डेली में हमें यदि कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन फाइंड आउट करना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, तो सबसे पहले हमारा काम होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है करंट मार्केट प्राइस पे। ये इसकी करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। अब इसमें मुझे कोई डिमांड जोन देखना है, तो डिमांड जोन के लिए पहला दूसरा स्टेप होता है लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड ए एक्सक्लूसिव ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। मुझे लेफ्ट साइड में ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल रही है विथ थ्री ऑल थ्री कंपोनेंट्स। ये तीनों कंपोनेंट्स मुझे मिल रहा है, लेग इन, बेस, लेग आउट। इसको मुझे मार्क करना है हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। इसकी हाईएस्ट बॉडी है फर्स्ट कैंडल की एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। फर्स्ट ही कैंडल की लोएस्ट विक जो है वो इसकी ये है। हाईएस्ट बॉडी पे मैंने प्रॉक्सिमल लाइन मार्क कर ली, लोएस्ट विक पे मैंने डिस्टल लाइन मार्क कर ली। ये मैंने अभी बॉडी टू विक मार्क किया है। इसी को मुझे विक टू विक करना होता तो हाईएस्ट विक ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। हाईएस्ट विक हमारे पास इस वाले केस में फर्स्ट सेकंड कैंडल की है एंड लोएस्ट विक फर्स्ट वाले कैंडल की है। ये जो मार्किंग है वो नॉर्मल है या इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, बताइए मुझे आप लोग। हेमलता जी, ध्यानेश्वर जी बोल रहे हैं इसमें एक्सेप्शनल है। बताइए क्या एक्सेप्शनल है सर इसमें। लेग आउट एक्सेप्शनल है। और जिन्होंने एक्सेप्शनल बताया है वो बताइए क्या एक्सेप्शनल है। लेग आउट कैंडल। ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल पैटर्न में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेग आउट कैंडल का जो एक्सेप्शनल होता है वो तब कंसीडर किया जाता है जब लेग आउट कैंडल की विक बेस एरिया से नीचे आ रही हो। यदि ये विक बेस एरिया से नीचे यहाँ तक आ रही होती तो हमारा लेग आउट कैंडल जो है वो एक्सेप्शनल में होता।
अभी आप लोग देखिए, ये लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ जो है वो पूरे विक जो पार्ट है अपना उसके नीचे है, उससे ऊपर है। बेस एरिया के अंदर ही अंदर इसकी विक और बॉडी दोनों है। यदि इसको ही हम बेस एरिया लेते तो भी हमारे पास लेग इन के लिए नहीं, लेग आउट के लिए नहीं, लेग इन के लिए एक्सेप्शनल होता। लेग इन के लिए क्यों? क्योंकि रिवर्सल पैटर्न में, रिवर्सल डिमांड के पैटर्न में लेग इन बेस लेग आउट में से जो भी बेस कैंडल, सॉरी, लेग इन बेस लेग आउट में से जो भी विक हमारे पास नीचे है तीनों में से, उसे हम डिजिटल लाइन मार्क करते हैं। तो यदि हम इसे बेस एरिया लेते, इसे लेग इन और इस ग्रीन कैंडल को लेग आउट लेते, तो भी हम लोगों की मार्किंग जो होती वो यहाँ हमारा हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस और ये हमारा लोएस्ट पिक ऑफ द बेस, इसमें हमारे लिए एक्सेप्शनल लेग इन होता, ना कि लेग आउट। अभी जो थोड़ी देर पहले मार्क किया था, इससे पहले मार्क किया था, उस केस में ये वाली जो रेड कैंडल है वो मैंने लेग इन ली है और ये दोनों बेस लिए हैं। अब ये दोनों बेस लिए हैं तो ना तो लेग इन की विक नीचे आ रही है ना लेग आउट की विक नीचे आ रही है। ऑलरेडी बेस की जो विक है वही नीचे है दोनों से। इसके नीचे एक और डिमांड देखते हैं, रैली बेस रैली। ये मुझे बताइए एक्सेप्शनल है या नॉर्मल है? ये रैली बेस रैली का फॉर्मेट है, एक्सेप्शनल है या नॉर्मल है? जिन लोग, जो लोग बोल रहे हैं क्लियर है वो लोग बताइए क्या एक्सेप्शनल है इसमें। हेमलता बोल रहे हैं नॉर्मल, बाकी सबने बोला एक्सेप्शनल, लेग आउट के लिए एक्सेप्शनल। बिल्कुल, इसको मैं मार्क करूंगा हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। ये मेरी लेग इन है ग्रीन कैंडल, ये मेरा बेस है और ये लेग आउट है। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, ये मैंने हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस यहाँ पे मार्क कर दी। एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस, ये मेरी लोएस्ट विक होती यदि ये नॉर्मल होता तो। बट अभी ये एक्सेप्शनल है क्योंकि लेग आउट कैंडल जो है वो बेस एरिया से नीचे आ रखी है। बायर सेलर की फाइट में यहाँ पर बायर ज्यादा थे, प्राइस पूरी तरह से ऊपर आ गई, ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर बायर ने विन किया। उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई, ये एक बेस एरिया बना क्योंकि इसकी बॉडी 50% एरिया से कम है। अब इस 50% एरिया में जो भी, सॉरी, इस बेस एरिया में जो भी बायर सेलर की फाइट हुई, उस फाइट में बायर विन सिचुएशन में रहे, मतलब बाइंग के ज्यादा ऑर्डर थे, तभी नेक्स्ट डे प्राइस ने जो ऊपर की तरफ मूव किया था और बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनाई थी। बट जब ये कैंडल ओपन हुई तो यहाँ नीचे ओपन हुई थी। बेस एरिया जहां पर फाइट चल रही थी वो फाइट यहाँ पर क्लोज हो गई थी। उसके बाद प्राइस का नीचे ओपन होना मतलब कहीं ना कहीं सेलर हाफी थे, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया था यहाँ पे और प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद भी प्राइस ने इतना लो लगाया था नीचे, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर था और उस सेलिंग प्रेशर को यहाँ के बायर्स ने पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुश कर दिया और प्राइस को 326 326 पहुंचा दिया, लगभग 50 पॉइंट का मूव। तो जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल बायर थे वो इस वाली विक में थे, इस वाली विक में। तो हमें इसको भी कंसीडर करके चलना है हमारे बेस एरिया में, लोएस्ट विक ऑफ द लेग आउट कैंडल, रैली बेस रैली पैटर्न में। ये हमारा एक्सेप्शनल है। हेमलता ने बोला था कि ये नॉर्मल है, अभी आपको हेमलता क्लियर है ये? जी, लेग आउट एक्सेप्शनल है। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार।
और एक और डिमांड जोन ढूंढते हैं इसमें नीचे। जहां तक मुझे डिमांड जोन मिल चुका है उसके नीचे ही मुझे डिमांड जोन ढूंढना है। यहाँ पे यहाँ तक मुझे मिल चुका है, इससे नीचे मुझे कोई तीनों कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने अपनी इसे लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे मार्क कर दिया। मतलब मुझे यहाँ से नीचे नीचे मार्क करना है। ये आरबीआर का पैटर्न है। नॉर्मल है, एक्सेप्शनल है? नॉर्मल है। अब देखिए, यदि मैं इस प्राइस से नीचे की तरफ नहीं आऊं, यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आऊं, इसके पैरेलल में ही मैं कोई जोन ढूंढूं, तो मेरे पास ड्रॉप बेस रैली ये करके एक पैटर्न है। ड्रॉप बेस रैली, दो बेस हैं, दो एक्साइटिंग कैंडल है और एक लैगिन है। इसको मुझे मार्क करना होगा। तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। बट इसमें बताइए कोई एक्सेप्शनल है या नॉर्मल है? एक्सेप्शनल है, लैगिन के लिए एक्सेप्शनल है। तो मेरी लोएस्ट विक जो रहेगी डिजिटल लाइन वाली, ये रहेगी लैगिन वाली। रिवर्सल पैटर्न में लैगिन बेस लैग आउट में जिसकी भी विक पार्ट नीचे है वो हमारी डिजिटल लाइन रहेगी। अब मैं इसको देखूं राइट साइड में कि प्राइस इसमें अभी तक मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये एकदम से फ्रेश है। फ्रेश मतलब यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, यहाँ पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं अभी तक। अब जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ तो देखता हूँ प्राइस इसमें एक बारी टच हो गई। यहाँ पर प्राइस आई है तो सीधी सी बात है, जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट ही होंगे। उसके बाद लगातार दूसरे दिन भी प्राइस नीचे आई है और एक भारी सेलिंग प्रेशर के साथ आई है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल हैं, एक भी बीच में ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। और ये जस्ट थोड़ा सा ट्रैप करके प्राइस वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो जब ये सिचुएशन हमारे पास बनी कि हमारे पास जो पेंडिंग ऑर्डर्स वाला एरिया था उसमें प्राइस आ गई, तो क्या इस जोन में और पेंडिंग ऑर्डर्स बचे? नहीं बचे। ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। और प्राइस यदि यहीं से लौट जाती, उसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो नहीं बनती, यहीं से प्राइस लौट जाती, तो हम कहते हैं कि यहाँ तक के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं जहां तक प्राइस आई है, उससे नीचे अभी भी हैं। बट फिर भी ये जोन वन टाइम टेस्टेड होता, फिर भी ये जोन टेस्टेड तो माना ही जाता। अभी एक बार प्राइस आने के बाद इस जोन के जो ऑर्डर हैं वो सारे के सारे पिकअप हो गए। यदि ऐसी सिचुएशन होती, मतलब लगभग 50% ऑर्डर उसके पिकअप हो चुके हैं। तो जोन में जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ अब इसमें नहीं बची है, वो स्ट्रेंथ अभी इसमें नहीं बची है। जिनको टेस्टेड में प्रॉब्लम थी उनको ये टेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं कैंडल ब्रेकडाउन। अभी एक बार इसमें बताइए मुझे, बिल्कुल एक बार भी प्राइस उस जहां पे हमने मार्क किया है हाईएस्ट बॉडी लोएस्ट विक पे, उसमें एक बार भी यदि प्राइस आई है तो वो जोन टेस्टेड है। एक बार भी प्राइस उसमें आई है तो वो जो जोन है वो टेस्टेड है। यदि मेरे पास ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, बिल्कुल जरा सा भी पार्ट यदि एक बारी भी आ चुका है वो टेस्टेड है, चाहे वो कितना ही डीप गया है तो भी टेस्टेड, और उस जोन में एक बार भी आ गया तो वो टेस्टेड। उस जोन की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है।
जो उसमें एक्चुअल बायर थे, एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, ये समझिए उसमें 10 लाख बायर थे, 10 लाख बायर थे, तो उसमें से बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर चले गए हैं, चाहे वो थोड़ा सा भी टेस्ट हुआ है तो भी। ऊपर से टेस्ट होके जाने का मतलब, ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, डिमांड जोन का नॉर्मल है। अब देखिए इसमें प्राइस आई, आने के बाद ये पूरे एरिया के 50% पार्ट में यहाँ पर आ गई, यहाँ तक के सारे ऑर्डर इसने उठा लिए। मैंने एसबीआई वाले एग्जांपल में बताया था कि पूरे बेस एरिया में, पूरे बोरिंग एरिया में जो है पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, पूरे बोरिंग एरिया में, इस पूरी जगह पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। प्राइस एक बार आई, उसने यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर पिकअप कर लिए, नेक्स्ट डे प्राइस वापस से नीचे यहीं पर ओपन हुई जहां पर क्लोज हुई थी, ये प्राइस की क्लोजिंग है, ओपन भी वहीं पे हुई थी, उसने और लो लगाया। अब देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, जो कल वाला लो था उससे थोड़ा सा और ज्यादा लो लगाया, जरा सा ज्यादा, 1 रुपए का, 2 रुपए का। उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और गैप अप के साथ ऊपर चली गई प्राइस। अब ये इसमें आई और यहाँ से इसने ऑर्डर उठा लिए, तो हम ये तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि कौन से एरिया में कितने ऑर्डर हैं। अब यदि प्राइस जरा सा टच करने के बाद ऊपर चली गई है, आधे जोन से आधे जोन में एंटर होने के बाद ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसी एरिया में पोटेंशियल बायर थे जिन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल पुश कर दिया। जो एरिया को हम छोटा सा टेस्टेड मान रहे हैं कि इसने स्मॉल टेस्ट किया है, बस थोड़ा सा पार्ट टेस्ट किया है, तो उसी, और उसने प्राइस को जब ऊपर भेज दिया, पुश कर दिया, तो उसका मतलब तो यही रहा ना कि उसी एरिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल बायर थे। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, रैली बेस रैली। ये रैली बेस रैली को मैंने वेक टू वेक क्यों मार्क किया है? एक तो इसने दो एक्साइटिंग कैंडल बनाई हैं, लेग आउट कैंडल दो हैं, एक तो दो लेग आउट कैंडल हैं, और इस वाले एरिया ने इस प्रीवियस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये थोड़ा सा एडवांस है, हम लोग जैसे जैसे धीरे पढ़ें, आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो और क्लियर होगा। ये एक पूरा टॉपिक है अलग क्लोजिंग का, उसको जब हम पढ़ेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगा कि यदि कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, मतलब ये रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन था और ये रैली बेस्ड रैली डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन एरिया को ब्रेक कर दिया, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। यदि कोई 50 केजी का रेसलर है और दूसरा भी कोई 50 केजी का रेसलर है, एक 50 केजी का रेसलर दूसरे वाले को विद इन 1 मिनट मैच खत्म कर देता है, उसको हरा देता है, चाहे दोनों का वेट सेम है, पर पोटेंशियल वाला कौन सा ज्यादा बेटर है, जिसने 1 मिनट के अंदर ही मैच ज्यादा चलने नहीं दिया, तुरंत की तुरंत खत्म कर दिया। वैसा ही सेम केस इसमें है, इसी वजह से मैंने इसको वेक्टर एक मार्क किया है। अब देखिए आज प्राइस इसमें आई, आने के बाद इसने ये एरिया जस्ट टच किया ऊपर वाला, इसमें पूरे एरिया में बायर थे, पेंडिंग ऑर्डर थे, इसने ये टच किया और इसको टच करते ही वापस से ऊपर 538 का इसने हाई लगा दिया, 522 से 538 का, लगभग 18 पॉइंट का, 13 पॉइंट का सर, हाँ 16 पॉइंट का लगभग। तो मतलब ये वाले एरिया में जो जहां से ये प्राइस उठी है, यहीं पे सबसे ज्यादा बाइंग के ऑर्डर थे। अब कल को प्राइस जब नीचे आए, चांसेस है कि यहीं से वापस लौट जाए, बट कल को यदि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया, मार्केट डाउन आ गया, तो ये नीचे आने लगे, तो हो सकता है ये बॉडी से चल जाए, बॉडी का थोड़ा सा पार्ट उठा के वापस ऊपर चले जाए। तो
एरिया चाहे थोड़ा सा टेस्टेड है चाहे पूरा टेस्टेड है, जोन में पूरे में प्राइस आई है चाहे बहुत स्मॉल पार्ट में प्राइस आई है, हमारे लिए वो टेस्टेड ही है, उसको हम टेस्टेड जोन ही मानेंगे, उसको हम दोबारा एंट्री नहीं ले सकते। अभी क्लियर हो गया है टेस्टेड वाला सभी को? और एग्जांपल में डिस्कस कर सकता हूँ यदि बताइए मुझे कोई और किसी को कोई डाउट हो तो। और एक बार ही जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, धीरे धीरे हम क्लासेस को आगे लेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी। निफ्टी के चार्ट पे हम बहुत सारी स्टडी करने वाले हैं दिनेश जी। आज निफ्टी के चार्ट पे हम स्टडी करेंगे। अभी हम लाइव प्राइस वर्सेस प्रीवियस क्लोज किस केस में? मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप क्वेश्चन टाइप कीजिए। कोई मुझे बता सकता है कि स्कॉट में मुझे यदि कोई सप्लाई जोन देखना है तो मैं ये सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ क्या? रैली बेस बेस ड्रॉ। ये मेरा वीकली का चार्ट है। वीकली चार्ट पे रैली बेस बेस ड्रॉप क्या मैं इसको मार्क कर सकता हूँ? सीएमपी बिल्कुल एंटर हुआ है तो हम उसको मार्क कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मतलब वो जोन में अभी जस्ट आया है, जोन में वो आया है अभी। ये एरिया को रैली बेस बेस ड्रॉप, इसको हम सप्लाई जोन, कुछ लोग बोल रहे हैं कर सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कर सकते। ये एरिया को हम सप्लाई जोन मार्क नहीं कर सकते। रैली बेस बेस ड्रॉप, ये वाली जो कैंडल है वो वीकली की कैंडल है। अभी ये हमें रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, बट कोई भी वीक की कैंडल 5 ट्रेडिंग डेज से बनती है। मतलब कि आज है वेडनेसडे, अभी 2 दिन हमारे पास और हैं, तो 2 दिन में प्राइस कहीं से कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल। वीक नॉट येट क्लोज्ड, अभी वीक क्लोज नहीं हुआ है। 2 दिन में प्राइस कहीं से कहीं भी जा सकती है। हो सकता है 827 से वापस ये ऊपर प्राइस ऊपर चली जाए और 850 चली जाए, तो ये कैंडल जो है बेस बन जाएगी हमारे पास। और बहुत अच्छी बाइंग आ गई, कुछ अच्छा आ गया स्कॉट के लिए, और इसमें अच्छी तरह से यहीं से प्राइस ऊपर उठने लग जाए और ये 944 पे चली जाए तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी। अभी 2 दिन है ना हमारे पास, प्राइस में कुछ भी हो सकता है। तो रैली बेस रैली का पैटर्न भी बन सकता है। और यदि प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पर ये परसों यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, परसों इसने ये 850 के आसपास क्लोजिंग दे दी, तो ये बेस कैंडल बन जाएगी हमारे पास। क्योंकि विक तो ये रह जाएगी ना, क्योंकि इसने लो लगा दिया यहाँ पे, ये पूरा एरिया विक रह जाएगा और ये बॉडी रह जाएगी। तो जब तक वीक क्लोज नहीं हुआ है, मींस फ्राइडे क्लोज के बाद यदि हम वीकली पर कोई डिमांड सप्लाई देख रहे हैं तो हमें फ्राइडे क्लोजिंग से पहले इसको इग्नोर करना है।
और फ्राइडे क्लोजिंग के बाद देख रहे हैं तो ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए लेग इन, एज ए लेग आउट, जो भी हम चाहें। लेग आउट ही होगा वैसे तो, लेग इन नहीं हो सकता। एज ए लेग आउट हम, यदि हम फ्राइडे के दिन आज बात कर रहे होते तो इसको हम कंसीडर कर सकते थे। उसके बाद मंडे को और नई कैंडल बनती, वो नए वीक की कैंडल शुरू हो जाती। जब तक हमारा वीक कंप्लीट नहीं हो तब तक हम लोग इस कैंडल को, करंट वीकली कैंडल को कोई भी कंक्लूजन पर नहीं ले जा सकते कि ये लेग इन है, बेस है या लेग आउट है। बिल्कुल देखा जी। अब यही केस यदि डेली पर देखें हम, डेली पर हम इस कैंडल को बेस कैंडल ले सकते हैं। क्यों? डेली का मार्केट, अभी आज का मार्केट क्लोज हो चुका है, अब इस कैंडल में कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। इस कैंडल में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। ये कैंडल जो है हमारे लिए बेस है, क्लोज हो चुकी है। अब जो भी बनेगी आज नई कैंडल बनेगी। यही चीज हम मंथली पर देखें। ये ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, क्या मैं इस मंथली की कैंडल को एज ए लेग आउट कैंडल ले सकता हूं? नहीं। क्यों? मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है। जब तक मंथ क्लोज नहीं हो जाता मेरे पास पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये कैंडल कैसे रहने वाली है। हो सकता है प्राइस में अचानक से सडन अप मूव आ जाए, प्राइस 116 के आसपास पहुंच जाए और ये बेस कैंडल में फॉर्म हो जाए और प्राइस उस दिन क्लोज हो जाए, 29 को हम बात करें तो ये वाली कैंडल मंथली की भी करंट कैंडल हम जब लेंगे तब हमारे पास पूरा मंथ की एंडिंग में हम बात कर रहे हैं, 31, 30, 29, जो भी जितने भी दिन का वो मंथ है। ये मेरे पास मंथली की ग्रीन कैंडल है, ये वीकली की ग्रीन कैंडल है, ये मेरे पास डेली की ग्रीन कैंडल है। इनकी प्राइस जो है ये दिखने में ऐसा है कि हम लोगों को सेम सेम इनकी फॉर्मेट दिख रहे हैं कि इतनी इतनी लेंथ की ये दोनों तीनों कैंडल हैं। अब मुझे इनमें से आप बताइए कि मंथली, वीकली, डेली में कौन सी कैंडल ज्यादा स्ट्रांग होगी? मंथली कैंडल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी मंथली, उससे थोड़ा कम स्ट्रांग वीकली और उन सबसे थोड़ा कम सबसे कम स्ट्रांग डेली। क्यों? क्योंकि मंथ की जो कैंडल होती है, जो मंथ की कैंडल है, ये मैं मान के चलो ये मेरी मंथ की कैंडल है। इसमें प्राइस 128 से 155 तक गई है। इसके हाई और लो की बात कर रहे हैं तो ये है।
127 से अप्रॉक्स 156। ये मंथ की कैंडल 20 डेली कैंडल से मिलकर बनी है। 20, 21, 22 जितने भी एक दिन में जितने भी 1 मंथ में ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 वीकली कैंडल्स, ये मंथ की कैंडल। और यहीं पे वीक की कैंडल जो होती है, मैं इस वीक की कैंडल की बात करूं कि इसकी, ये वीक की कैंडल है। ये वीक की कैंडल 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन से मिलकर बनी होती है, 5 डेज ट्रेडिंग सेशन से मिलकर बनी होती है। 5 दिन में बाइंग सेलिंग में जो भी आउटकम निकल के आया है, 5 दिन जो भी बाइंग सेलिंग में आउटकम निकल के आया है, उससे ये कैंडल फॉर्म हुई है। और ये चारों कैंडल 1, 2, 3, 4, इन चारों कैंडल में जो आउटकम निकल के आया है बाइंग सेलिंग से, उससे मंथली की ये कैंडल फॉर्म हो रही है, ये वाली कैंडल, करंट कैंडल। जब मंथ खत्म होगा तो ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, और जब वीक खत्म होगा तो ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हम लास्ट वीक में चल रहा है मंथ के। और ए वीक की जो कैंडल होती है, ये हम लोग इसको माने तो ये दिन की 5 कैंडल से मिलकर बनी होती, 5 दिन की कैंडल से मिलकर बनी होती है। बट अभी हमारे पास ट्रेडिंग सेशन सिर्फ 3 हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसमें प्राइस लगातार नीचे की तरफ डाउन आई है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन लगातार डाउन आई है। तो ये वीक की कैंडल देखिए, बिल्कुल रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी है। उससे पहले ये एक वीक की कैंडल है जो कि रेड है, बट थोड़ा सा बेसिंग एरिया है। अब इसको हम डेली पर देखें, 1, 2, 3, इन 3 कैंडल को छोड़ दें, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 दिन में प्राइस ऊपर से नीचे यहाँ तक आई है लगातार, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 दिन प्राइस नीचे रही थी। 2 दिन बहुत ज्यादा अच्छा मूव आया, और उसके बाद प्राइस ने 3 दिन तक एक ही रेंज में, सेम रेंज में उसको घुमा दिया। पर टोटल ओवरऑल पिक्चर क्या है, ऊपर से नीचे आई है प्राइस। तो वीकली की कैंडल भी जो फॉर्म हुई है, वो देखिए रेड ही फॉर्म हुई है, यहाँ ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग, और ये यहाँ तक इसने लो लगाया है। ये इस वीकली की कैंडल को भी इग्नोर करते हैं, इसको देखते हैं। ये यहाँ पर अच्छा खासा इस प्राइस ने हाई लो लगाया है, बट क्लोजिंग एक सेम रेंज में दे दी है। सेम रेंज में देखें तो मैं ट्री प्रेस करके इसको देख सकता हूँ, इसका हाई क्या है, लो क्या है, सॉरी ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। 1343 क्लोजिंग है और 1347 इसकी ओपनिंग है, मतलब ऑलमोस्ट 4 पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दे दी है। दिनेश जी बोल रहे थे निफ्टी का एग्जांपल, ये निफ्टी की वीक की अभी तक की परफॉर्मेंस है, मतलब 3 दिन की, लगातार 3 दिन में क्या हुआ है। 3 दिन लगातार, ये वीक की कैंडल बता रही है कि ये 3 दिन जो अभी गए हैं, आज तीसरा दिन मिलाकर, इसमें पूरी भारी सेलिंग प्रेशर थी, और उसने प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ धकेला है, पुश किया है। अब हम इसको डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पे हमें पिक्चर क्लियर पता चल रही है कि 1, 2, 3, 3 दिन से लगातार प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। जो प्राइस का फर्स्ट डे का ओपनिंग था, उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गई, इसने कोई विक नहीं बनाई, और प्राइस लगातार नीचे 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 आती गई, और अभी ये यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो वीकली की कैंडल में भी देख रहे हैं आप, कोई भी हाई विक नहीं है।
वीकली की कैंडल में कोई भी हायर विक नहीं है, क्योंकि प्राइस डेली पर जहां पर जिस दिन ओपन हुई थी मंडे को उससे ऊपर नहीं गई, तो वीकली में भी वो नहीं बताएगा। अब हम डेली की लास्ट की 10 दिन का मूव देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी ओपनिंग यहां से हुई थी एंड क्लोजिंग ये थी। 12,000 की निफ्टी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट 70 पॉइंट का मूव था ओपनिंग और क्लोजिंग में, बट ऊपर नीचे इसने काफी हाई और लो बना है। ये इसका हाई था और ये इसका लो था। अब इसके अंदर आने वाली 2 वीकली कैंडल हम देखते हैं। ये देखिए 10 दिन में 2 वीकली कैंडल हो गई। तो ये जो 2 वीक की कैंडल है, एक ये और एक ये, इन दोनों का हाई और लो देखिए, वही सेम रेंज जो हमने डेली पर मार्क किया था, और सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग, और हाई और लो देखेंगे तो इसका लो ये और हाई ये, लो ये और हाई ये। कहने का मतलब है कि वीक की जो कैंडल फॉर्म होती है वो 5 दिन के एक्शन से फॉर्म होती है। मंथ की कैंडल जो फॉर्म होती है वो वीक के एक्शन से फॉर्म होती है। इसके बाद में ये उससे साइड वाली एक कैंडल देखते हैं जिसमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है ये। इसमें हमें पता चल रहा है प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गई है और बहुत अच्छे बाइंग प्रेशर के साथ गई है। ये देखिए हम लोगों ने यहां तक मार्क किया था। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 वीकली की कैंडल देख लिया। डेली पर बाइंग आई, लगातार प्राइस ऊपर जाती गई, तो वीकली की स्ट्रक्चर भी हमारे पास ऊपर की ही बनी, ग्रीन ही बनी, क्योंकि प्राइस ने पूरे ऑल टाइम फ्रेम पे वैसी ही स्ट्रक्चर बनाई है। अब हम यदि डेली के टाइम फ्रेम से नीचे आते हैं, जैसे ये डेली की कैंडल है आज की, ये हमें रेड कैंडल दिख रही है। 75 मिनट का हम चार्ट ओपन करते हैं। ये जो है हमारे पास 5 कैंडल से मिलकर बनी हुई है डेली की कैंडल। आज की ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो एक दिन का है, ये आज का, ये कल का, ये परसों का। ये आज की 5 कैंडल है, 75 मिनट की एक कैंडल है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी और यहाँ इसकी क्लोजिंग थी। ओवरऑल पिक्चर क्या है कि ऊपर ओपन होकर प्राइस ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है आज के दिन। तो डेली पर भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी वो यही बनी कि ऊपर यहाँ पर ओपनिंग देकर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। उससे ऊपर देखिए डेली की कैंडल, बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम कैंडल्स रिफ्लेक्ट इन हायर टाइम फ्रेम कैंडल्स। उससे ऊपर ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, सेलिंग अच्छी थी नीचे। अब इसको हम 75 मिनट पे, 60 पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, सारे टाइम फ्रेम पे ये हमें यही स्ट्रक्चर दिखेगी कि प्राइस ऊपर से नीचे आई है। 60 मैंने ओपन किया है, ये मेरा जो है प्राइस की ओपनिंग थी और ये मेरी क्लोजिंग है। इन दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग देखिए और इन दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग देखिए। इसकी ओपनिंग ऊपर थी और क्लोजिंग थोड़ा ज्यादा नीचे थी, तो ये एक्साइटिंग कैंडल भी बनी क्योंकि इसकी प्राइस ने हाई लो नहीं लगाया था ज्यादा, ओपनिंग से थोड़ा ज्यादा सा यहाँ का हाई और यहाँ का लो, तो ये रेड एक्साइटिंग कैंडल बन गई। और ये वाली जो थी नीचे वाली, इसने यहाँ हाई लगाया और काफी नीचे तक का लो लगाया था, तो ये एज ए बोरिंग कैंडल बन गई। ये कैंडल्स का ब्रेकडाउन क्लियर हो गया आप लोगों को कि मंथ डेली की कैंडल जो है 60 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, सारे टाइम फ्रेम से मिलकर जो डेली का आउटकम निकला है, कहाँ से फाइनली प्राइस ओपन होकर क्लोज हुई है, उससे बनती है। वीक की कैंडल जो है 5 दिन की एक्शन से फॉर्म होती है कि 5 डेज में क्या एक्शन रहा है, और मंथ की कैंडल जो होती है वो 4 वीक की एक्शन से बनती है कि 4 वीक में क्या स्ट्रक्चर रही है।
ये कैंडल ब्रेकडाउन आगे चल के हमारे काम आने वाला है। हम लोग इस पर प्रैक्टिस वर्क करेंगे आगे चल के, बहुत सारा काम आएगा ये हमारे पास। क्लियर है ये सबको? आई थिंक आपको ऑल पैनलिस्ट करना पड़ेगा फनिकनाथ जी। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस रैली का। ड्रॉप बेस रैली, दूसरा मेरे पास स्ट्रक्चर है ये वाला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले पैटर्न में मेरे पास ड्रॉप बेस रैली करके तीनों कंपोनेंट हैं, लेग इन भी है, बेस भी है और लेग आउट भी है। लेग इन, बेस, लेग आउट। सेकंड वाले में बेस कैंडल नहीं है। बेस कैंडल नहीं है मतलब इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है, बायर सेलर की कोई फाइट नहीं हुई। पर यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग प्रेशर के बाद, अच्छी सेलिंग के बाद अचानक से यहाँ पर बाइंग आई और उसने प्राइस को बहुत अच्छी तरह से मूव किया ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं से तो वो बाइंग आई होगी, कोई ना कोई एरिया से तो वो बाइंग आई होगी। ये नॉर्मल हमारे पास जोन होता तो हम इसको हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट विक करके हम लोग इसको मार्क कर देते, बट ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास है। यदि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है तो हमें उसके साथ कैसे डील करना है? ये सेलिंग के बाद इतनी अच्छी बाइंग आना मतलब कहीं ना कहीं पे तो बाइंग आई थी। अब यदि ये फॉर्मेट हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पे है, मींस वीकली पे है, ये हमारे पास वीकली पे स्ट्रक्चर बनी है, तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे हमें बेस के साथ एक अच्छा ड्रॉप बेस रैली का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास डिमांड जोन का पैटर्न है, बेस एरिया मिल जाएगा। और यदि ये स्ट्रक्चर डेली की है तो 75, 125, 60 टू 40 लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं हमें डिमांड जोन का पैटर्न मिल जाएगा।
एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मनप्पुरम हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए, ये रैली प्राइस यहाँ से उठी थी। वो वाला केस मैंने ड्रॉप का लिया था, बट एक बार इसको समझिए आप। यहाँ पर रैली और रैली का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये वाली बड़ी विक है, हमने इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर हमें कुछ नहीं, सो नहीं, हमें यहाँ पर कोई बेस एरिया नहीं दिखा, नहीं तो हमारे पास रैली बेस रैली का पैटर्न होता। बट हम जब इसको मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास डिमांड जोन का कोई ना कोई स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ये मैंने वीकली का चार्ट ओपन कर रखा है, तो मैं डेली पे जब जाऊंगा तो आप देखिए, ये मुझे डेली पे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कल, वो जोन हमें ये यहाँ पर मिल गया है। रैली बेस बेस रैली, इसकी मार्किंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है कि बेस एरिया थोड़ा ऊपर हो नीचे हो, बट उस वाले हायर टाइम फ्रेम वाले जोन में हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल गई है। तो वो एरिया भी हमारे लिए एक तरह से डिमांड जोन का काम करेगा। डेली पर ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ड्रॉप के बाद एक रैली आई है, तो इसको ऐसे मार्क करते हैं। डेली के नीचे टाइम फ्रेम पे, डेली के लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना होगा। जैसे मैं 75 मिनट पे गया, ड्रॉप बेस 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 रैली, ड्रॉप बेस रैली, मेरे पास क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पर देख के। 60 मिनट पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा यहीं पे, ये ड्रॉप बेस रैली का और स्ट्रक्चर देख के। तो मतलब जब भी हमें ऐसा एरिया दिखे, किसी भारी सेलिंग के बाद अच्छी बाइंग आई हो, कोई भारी सेलिंग के बाद अच्छी बाइंग आई हो, तो हमें उसको इस तरह से मार्क करना है कि हायर जो बॉडी है और जो लोअर विक है, उसको हमें मार्क करके लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करना है कोई डिमांड जोन है या नहीं है। यदि डिमांड जोन है तो हम उस डिमांड जोन पे प्ले कर सकते हैं, सौदा लगा सकते हैं। और यदि डिमांड जोन नहीं है तो फिर उसको स्ट्रक्चर को इग्नोर करना है। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है तो हम उसको लें, नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। सेम केस सप्लाई जोन के लिए है, सेम केस सप्लाई जोन के लिए है। यदि कोई ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, जैसे कि ये ग्रीन के बाद रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो इसको हम लोग ऐसे मार्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई डिमांड जोन मिल जाएगा। बट इसमें इस केस में एक शर्त क्या रहने वाली है कि जो दूसरी कैंडल हम देख रहे हैं, जैसे हम लोग इस सप्लाई जोन देखने के लिए इस रेड कैंडल को देख रहे हैं कि ग्रीन के बाद नीचे रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल इससे बिग होनी चाहिए, इस कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये नीचे की तरफ बहुत ज्यादा अच्छा मूव होना चाहिए। जैसे लाइक ये इसके बाद इसने नीचे की तरफ अच्छा मूव दिया, इस कैंडल से बड़ी कैंडल है ये। और डिमांड जोन के लिए सेम, ये कि इस रेड कैंडल के बाद यदि ग्रीन कैंडल बनी है तो जो ग्रीन कैंडल बनी है वो कम से कम रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे, अच्छी मूव दे, तो ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर इसको स्कैन करेंगे और वहां पे डिमांड या सप्लाई का पैटर्न ढूंढेंगे। और यदि हमें डिमांड सप्लाई का स्ट्रक्चर मिलता है तो हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। वो कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा उसको हम आने वाले टाइम में, जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आएंगे, कल है हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम का, उसके ऊपर उसको डिस्कस करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी तक सिर्फ हम एक ही टाइम फ्रेम पे जो है एंट्री स्टॉप लॉस देख रहे हैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम तीन तीन टाइम फ्रेम्स पे स्कैन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट हम लोग रखेंगे।
और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बड़ी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, अब इसमें एक लॉजिक समझिए आप कि ये ड्रॉप के बाद रैली आई है, मतलब नीचे जो हमें मिलेगा वो रिवर्सल पैटर्न ही मिलेगा। नीचे जो मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम पे जो मिलेगा वो रिवर्सल पैटर्न ही मिलेगा। और मैंने बताया था रिवर्सल और कंटिन्यूस में रिवर्सल पैटर्न ज्यादा अच्छे काम करते हैं। तो हमारे लिए ये एक एडवांस पॉइंट है कि इस तरह का हमें यदि पैटर्न मिले तो हमें उसे एज ए डिमांड या सप्लाई जोन मार्क करना है, क्योंकि एक तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल मिलेगा, उसने प्राइस को ऊपर की तरफ जो टर्निंग पॉइंट था प्राइस का वो यहीं से था। तो ऐसी चीज को हमें इग्नोर नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो जैसे जैसे क्लास चलती जाएंगी वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक निफ्टी का। ये 2018 का निफ्टी का चार्ट है, ये वाली कैंडल जो है वो। यहाँ पर इस प्राइस ने, इस भारी सेलिंग प्रेशर ने इस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट नहीं किया। रैली बेस रैली दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ डिमांड जोन था, पर इसने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर ही बहुत ज्यादा था। ये बड़ी रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल इसके बाद जो बनी वो सेलिंग प्रेशर ही बहुत ज्यादा था, और उसके बाद लगातार और प्राइस गिरती गई। डिमांड जोन इसने तोड़ दिया, कंटिन्यूस पैटर्न का डिमांड जोन इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉप और उसके बाद अच्छी बिग ग्रीन कैंडल मिली है। अब मंथली की कैंडल की भले ही स्ट्रेंथ इतनी हो, पर प्राइस की रेंज हम देखेंगे कि 1016 से 10754 है, अप्रोक्सीमेटली 500 टू 550 पॉइंट का मूव। और इस कैंडल की स्ट्रेंथ रेंज देखिए आप, यही रेंज हमारे पास वीकली पे होती, डेली पे होती, तो प्राइस का मूव इतना नहीं होता। इसी वजह से मंथ की कैंडल को हम लोग ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं, वीक की को थोड़ा से कम स्ट्रांग और डेली की को उन दोनों से कम स्ट्रांग। ये इसको हमने मार्क किया, ये ड्रॉप है, ये रैली है। अब हमें आइडिया लगाना है कि यहाँ पर कोई ना कोई डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है। सेम टाइम फ्रेम पे तो डिमांड जोन नहीं है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं कोई डिमांड जोन है। तो मंथली का लोअर टाइम फ्रेम हमें वीकली है। एक बार इसको रेंज को हम ऐसे कर देते हैं इसके पास में। इसको हम लोग मार्क कर रहे थे। अब हम लोग वीकली पे जाएंगे, तो वीक पे देखिए ये वाली रेंज जो हमने मार्क करी थी ड्रॉप के बाद रैली वाली, उसमें हमें वीकली पे ड्रॉप बेस रैली 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 करके एक डिमांड जोन दिखा। ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल पैटर्न था। प्राइस इसमें आई, आने के बाद काफी अंदर डीप तक गई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर थोड़ा था, ज्यादा था सेलिंग प्रेशर, जिसने कि मंथली के डिमांड जोन को भी रेस्पेक्ट नहीं किया था। तो वो डीप आना था, उसको डीप लाजमी था उसका आना। यहाँ पर प्राइस आई, आने के बाद सीधा ऊपर, और जो प्राइस का ये ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, ये वाला ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक करके उसने नया न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। ये मंथली का पैटर्न होते हुए भी नहीं चला ये वाला, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, और दूसरा जो है ये कंटिन्यूस पैटर्न था, और ये वीकली का होने के बाद भी चल गया। तो एक तो इसके पीछे का कारण है जो प्राइस का जो ओरिजिन शुरू हुआ था ऊपर जाने का, प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ इसको ऑल टाइम हाई तक पहुंचाने का जो ओरिजिन था वो यहीं से शुरू हुआ था। और ये एक रिवर्सल पैटर्न भी था, ये एक रिवर्सल पैटर्न भी था। प्राइस जब ऊपर से सेलिंग प्रेशर से आ रही थी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेलर्स खत्म होते गए, प्राइस थकती गई और यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने गिव अप कर दिया
और प्राइस फिर कंटिन्यूसली ऊपर चली गई। जब हम चार्ट में डीप स्टडी करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट समझ कर देखते हैं कि कैंडल्स क्या कह रही हैं, प्रीवियस डेटा क्या कह रहा है, कैसे डिमांड जोन वर्क कर रहे हैं, पुराने टाइम पे क्या हुआ था, तो चार्ट में आगे क्या होने वाला है, प्राइस में आगे क्या होने वाला है, वो हमें पहले से ही आइडिया लग जाता है। ये आपने समझा आपने ये? SL is safe in week and SL hits in monthly। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने मंथली को हिट कर दिया तो वीकली क्यों चला, क्योंकि हम लोग मंथली वाले डिमांड को तो ज्यादा बेटर मानते हैं। उसके पीछे के रीजन मैंने दो बताए थे आपको, एक तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था और ये कंटिन्यूस पैटर्न था। अचानक से सेलिंग आ गई, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आई थिंक NBFC के जो क्राइसिस हुए थे वो वाली न्यूज यहाँ पर आई थी। ये वाली जो मूव थी। ये निफ्टी का 2014 का चार्ट है। ये यहाँ पे डिमांड जोन बनते जा रहे हैं। ये एक डिमांड जोन था, रैली बेस रैली। ये रैली बेस रैली में प्राइस आई, प्राइस आने के बाद फटाक से ऊपर चली गई, मतलब ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ। उसके बाद प्राइस ने एक और डिमांड जोन बनाया, रैली बेस रैली का ये उसमें प्राइस आई और फिर से ऊपर चली गई। लगातार दोनों डिमांड जोन अच्छी तरह से रेस्पेक्ट हो रहे हैं। और उनसे पहले एक और डिमांड जोन था, रैली बेस रैली रैली, 2 लेग आउट कैंडल थी। 2 लेग आउट कैंडल थी, इसलिए मैंने इसको विक टू विक मार्क किया है। 2014 के बाद प्राइस ऊपर गई अच्छी तरह से, 2015 में थोड़ा करके नीचे आने लगी और फिर अच्छी खासी डाउनफॉल आ गई इसमें। 2015 की स्टार्टिंग से 2016 की स्टार्टिंग, एक साल में प्राइस काफी करेक्ट हो गई यहाँ पे। ये वाला मूव था 9,200 से लेकर लगभग 8,600 6,800 अप्रोक्सीमेटली 2,200 पॉइंट का मूव। टीवी चैनल वाले, मनी कंट्रोल पे आर्टिकल लिखने वाले, सब लोग मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अबे जाने वाला है, सेलर ज्यादा आ गए हैं, बियर मार्केट हो गया है, 2008 जैसी सिचुएशन आनी है, सब लोग इसी तरह से कहने लग गए। रिटेलर वहां पे सेलिंग के ऑर्डर लगाने लग जाएंगे। रिटेलर अपना माल जो है वो भी बेचना शुरू कर देंगे उन सारे आर्टिकल, उन सारी न्यूज को देखकर। क्योंकि ये न्यूज वाले आर्टिकल वाले जो भी है इसी तरह का ही माहौल बनाते हैं जिससे कि रिटेलर लोग अपना माल बेचें और उसको इंस्टीट्यूशनल बाय करें, क्योंकि हर बायर को सेलर चाहिए, हर सेलर को बायर चाहिए। 2016 में ये प्राइस इसमें आई, पूरे 2 साल बाद। डिमांड जोन फॉर्म हुआ 2014 में, प्राइस आई 2016 में, और उसमें आने के बाद इसने
नया ऑल टाइम हाई लगाया। ये देख रहे हैं ये कितना बड़ा मूव आया है, ये नया ऑल टाइम हाई। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है और हमें अपने जोन पे, अपनी स्टडी पे भरोसा है, तो इन टीवी चैनल, आर्टिकल और इन सब को हमें बिल्कुल इग्नोर करना है। यही सही टाइम होता है अपने पोर्टफोलियो में नया पैसा डालना, क्योंकि यहाँ पर जब 2200 पॉइंट का डाउन मूव आ गया, अप्रोक्सीमेट 25% का डाउन मूव आ गया निफ्टी में, तो काफी सारे शेयर, बहुत सारे शेयर, ब्लू चिप शेयर भी बहुत नीचे नीचे मिलने लग गए। और जब निफ्टी नीचे आया है, डिमांड जोन में आया है, तो बाकी के सारे शेयर्स भी डिमांड जोन में आएंगे। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल लेवल बातें हैं कि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। हमारे पास चारों तरफ आवाज आएंगी कि बेचो 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 बेचो, कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा जहां से लोग खरीद के उसको बढ़ा देंगे इंस्टीट्यूशनल, हम लोग जब बेचना शुरू करेंगे। टेक्निकल की लैंग्वेज में बोलते हैं, ह्यूमन कैन लाई बट चार्ट कांट। कि लोग जो हैं वो झूठ बोल सकते हैं, बट चार्ट में कभी भी कोई भी झूठ नहीं हो सकता। ह्यूमन कैन लाई बट चार्ट कांट। जो हमें चार्ट पे दिख रहा है, प्रीवियस डेटा जो भी दिख रहा है वो हो चुका है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम लोग जो चार्ट पर पढ़ने वाले हैं, आगे सीखेंगे, डिमांड सप्लाई जो पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे हमें बाइंग सेलिंग करनी, वो प्रीवियस डेटा पे ही करेंगे, तो उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। टीवी पर आकर कोई भी आदमी कुछ भी, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के लिए कुछ भी बोल सकता है, अपने फायदे के लिए, किसी और के फायदे के लिए। बेसिकली ऐसी रूमर्स फैलाना मार्केट में इंस्टीट्यूशनल का ही काम होता है, ताकि लोग बाग पैनिक मोड में आए, अपना माल बेचें, सेल करें या फिर खरीदें, दोनों केस की बात कर रहा हूं मैं, जिससे कि प्राइस किसी प्रॉपर अट्रैक्टिव एरिया में आए, जिनको हम डिमांड सप्लाई कहते हैं, और वो लोग फिर वापस से उसमें डिमांड में आए तो वो लोग बाय कर लें, और सप्लाई में आए तो वो सेल कर दें। उनको ना तो हम ऐसा करने से रोक सकते हैं, हम सारे रिटेलर्स जो हैं वो मिलकर भी यदि काम करें तो भी इंस्टीट्यूशनल को इस मामले, इसमें मार्केट में कभी भी मात नहीं दे सकते। उनको ना तो हम ऐसा करने से कुछ भी रोक सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनके फुटप्रिंट फॉलो कर सकते हैं, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा उन्होंने किया है, जहां वो बाय करना चाहते हैं, जहां वो सेल करना चाहते हैं, वहीं पे हम लोग करें। हमें न्यूज वगैरह और इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये 2008-18 में जो मूव आया था, ये वाला ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा था, पीएनबी स्कैम आया था, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी। ये एनबीएफसी का नहीं था, ये तब था जब पीएनबी का फ्रॉड हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बहुत सारी मार्केट में रूमर्स ऐसी आ रही थी, मार्केट 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। बट यहाँ पर वीकली का डिमांड जो है उसको ट्रैप कर गया, ये मंथली का चलाने ऊपर चला गया। ये ट्रैप लेवल्स का अलग से चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे कि ये क्यों स्टॉप लॉस हो गया, इस छोटे से डिमांड जो ने कैसे इसको ट्रैप कर लिया।
अब आगे चल के जितेंद्र जी हम लोग यही सब कुछ पे क्लियर होंगे, यही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि डिमांड जोन हम लोग कौन सा आइडेंटिफाई, कौन सा डिमांड जोन हम ढूंढे जहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकें, जहाँ पे हम बाय कर सकें, कौन सा सप्लाई जोन है जो हमें, जहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। वो चीजें धीरे 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 करके हमारी इंप्रूव होने वाली हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है बजट का। बजट पे ये वाला डाउनफॉल आया था, ये बजट ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होगा मार्केट में। अब ये डाउनफॉल, ये बड़ी रेड कैंडल जो बनी थी वो बजट वाले दिन ही बनी थी। आप लोग देखिए, आप याद होगा 1 फरवरी, इसी दिन बजट आया था और प्राइस लगातार 1-2 दिन पहले भी टूटी और उसके बाद भी टूटती रही। प्राइस टूटने के बाद कहाँ आई? इस रैली बेस रैली के वीकली के डिमांड जोन में। ये और आने के बाद फटाक से जितना ऊपर आई, जितना नीचे आई, उतना ही एक ही दिन में रिकवरी, एक ही वीक में रिकवरी दे। जितने दिन में नीचे उतने दिन में ऊपर। यहाँ पर सभी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सभी ने बाय किया था। यदि ये जोन ब्रेक होता तो ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न चलता, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है और ये और अच्छा मूव देता। इसी ने यहाँ पर इसको ऑल टाइम हाई तक भी पहुंचाया था, बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं था तो रैली बेस रैली का पैटर्न चल गया, क्योंकि नए सेलर ऐड नहीं हुए। यदि ये प्राइस इस मिड तक आती तो चांसेस थे कि प्राइस नीचे और आ जाती और इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ जाती, बट प्राइस जरा से ऊपर से गई और यहीं के इसने बायर पिक कर लिया, ऊपर की तरफ चली गई। कई कई बार न्यूज़ सर्कुलेट होती है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। जब भी इलेक्शन होते हैं तो आपने देखा होगा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है इलेक्शन के टाइम पे, कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो मार्केट पे बहुत फर्क पड़ेगा। वो सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज होने वाला होता है। 6 महीने, साल भर। बट अब ये आप पूरा देखिए, पूरा डेटा है 2000 से लेकर अभी 2020 तक। इसमें 2008 का भी डाउनफॉल आया था। ये यहाँ से आता है। उसके बाद चुनाव हुए थे, वही सरकार आई थी, प्राइस बिल्कुल ऊपर चली गई। जितने टाइम में प्राइस नीचे आई थी 1 ईयर, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, मंथली का मैंने चार्ट ओपन हुआ, ये ब्लॉक्स 1 साल के हैं। 1 ईयर में प्राइस नीचे आई तो 1.5 ईयर में अप्रोक्सीमेटली प्राइस ऊपर चली गई वापस। अभी तो मार्केट के पीछे ग्लोबल ही रीजन है कि ग्लोबल मार्केट सारे के सारे इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। ये सब कुछ चलता रहता है, छोटी मोटी चीजें। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जा सकता, ना ही ऐसे गिर सकता है। हमेशा जिग जैग पोजीशन में चलता है मार्केट, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी मनी कंट्रोल पे ही कुछ देर पहले कुछ आर्टिकल आया था, कोई न्यूज आई थी कि डाउ जोन में 350 पॉइंट का अप मूव आ गया है, तो हो सकता है कल हमारे मार्केट रिकवर हो जाए। ये सब कुछ चीजें टेम्परेरी हैं। ऐसी न्यूज आएंगी, मार्केट को इफेक्ट करेंगी, डिमांड जोन में आएगा, मार्केट वापस से ऊपर चले जाएगा। हमें बस
अच्छी तरह से हमारे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट के साथ अच्छी स्टडी के साथ बैठे रहना है, नई अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और डाउ जोन्स जो है वो आप कहीं भी डाउ जोन्स का ग्राफ देखेंगे तो उसमें एक बार मंथली का चार्ट ओपन करके देखना। मैं बताता हूँ आपको अभी डाउ जोन्स का। ये देखिए रैली बेस रैली का, ये मंथली का इसका डाउ जोन का ग्राफ है। प्राइस इसमें आई, मैंने मॉर्निंग में ही देखा था ये। प्राइस इसमें आई और आने के बाद देखिए वापस ऊपर की तरफ रिवर्स होने लग गई और मनी कंट्रोल पे न्यूज भी आ गई। 350 पॉइंट अप है इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में। मैंने सुबह ही देखा था, इस वजह से मुझे अच्छी तरह से याद है ये। जब भी मार्केट हमारा ग्लोबल मार्केट की वजह से, बिल्कुल, जब भी मार्केट ग्लोबल मार्केट की वजह से इफेक्ट करे तो हमें एक बार ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स भी देख लेने हैं नॉर्मली, सिंपल आइडिया लेने के लिए। तो जो पैनिक वाला माहौल होता है वो थोड़ा कम होता है, फिर उसके लिए हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बाइंग सेलिंग के लिए। ये देखिए मैंने ये HDFC बैंक का और निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। ये निफ्टी का है और ये HDFC बैंक का है। निफ्टी और HDFC बैंक के चार्ट में HDFC बैंक वाला चार्ट ज्यादा बेटर लग रहा है। क्यों? कोई बता सकता है निफ्ट HDFC बैंक में लगातार इतनी अच्छी बाइंग क्यों आती जा रही, लगातार इतनी अच्छी ऊपर क्यों जाता जा रहा है? क्या कारण है इस अच्छे अप मूव का? लगातार ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई पे रहता है शेयर। थैंक यू दिनेश। HDFC बैंक के लगातार ऊपर रहने का क्या कारण है? डिमांड फॉर्म हो रहे हैं, सही है, ये डिमांड फॉर्म हुआ, इसमें प्राइस आई ऊपर गई। ये डिमांड फॉर्म हुआ, इसमें प्राइस आई ऊपर गई। बट ये डिमांड फॉर्म होने के बाद भी तो ऊपर जा रही है ना, उसमें एंट्री से पहले भी ऊपर जा रही है। ये डिमांड फॉर्म क्यों हो रहे हैं? ये डिमांड फॉर्म क्यों हो रहा है? ये डिमांड क्यों फॉर्म हो रही है? कंटिन्यूसली बाइंग। आप लोग म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम लेकर देखिए, सारे म्यूचुअल फंड HDFC बैंक में बाइंग करते ही करते हैं। महीने का, मंथ का, डेली का, ईयर का, इतना ज्यादा बाइंग, इतना पैसा HDFC बैंक में आ रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू कि उसकी प्राइस में कभी भी उतना डाउनफॉल आ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई सेलिंग आती नहीं है। सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का ये एकदम से फेवरेट स्टॉक है। लगातार बाइंग आती जा रही है तो लगातार ही प्राइस इसकी बढ़ती जा रही है। कंटिन्यूस बाइंग बढ़ आती जा रही है, कंटिन्यूस इसकी प्राइस ऊपर जाती जा रही है HDFC बैंक का। बिल्कुल, कोटक बैंक भी सेम है। जितनी भी ब्लू चिप कंपनी है, कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इनकी कंज्यूमिंग, इनके यूजेस कभी भी कम होने नहीं है।
लोगों की, बड़े इंस्टीट्यूशनल की भी पसंद इसी वजह से है। निफ्टी में भी वो इसी रीजन से हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कैप है, मार्केट कैप है उनका। मार्केट को पूरे को चलाते ही ये हैं, बड़ी ब्लू चिप कंपनीज। ये कोटक बैंक का चार्ट है, इसमें भी लगातार देखिए भाई। तो जब भी ऐसे डाउनफॉल आए, हमें पैनिक में नहीं आना है। अच्छा डाउनफॉल है, अच्छे डिमांड का ही वेट करना है। जितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, उतना ही अच्छा डिमांड जोन का हम वेट करेंगे, और तब हम अपने पोर्टफोलियो में और शेयर्स ऐड करेंगे। न्यूज कोई भी आ रही है, हाँ कपिल जी बताइए। जो लोग बहुत दिनों से पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2016 में सीबीआई के कुछ छापे पड़े थे। एसबीआई पे लगाना चाहिए सर, बिल्कुल अच्छा है, अलॉटमेंट भी आ सकता है, बहुत बड़ा आईपीओ है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी अच्छा मिल रहा है, 4-4.5 हजार प्रीमियम मिल रहा है ग्रे मार्केट में। बिल्कुल लगाना चाहिए एसबीआई का। 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा पे सीबीआई के छापे पड़े थे। अब ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आई, बहुत अच्छे सेलिंग प्रेशर के साथ। क्या आपको लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक ही दिन हेडक्वार्टर्स पे पहुंची, आज सीबीआई पहुंची, उसने तुरंत रेड मार दी? क्या इंटरनल लोगों को पता नहीं रहती हैं ये सारी चीजें? एक एग्जाम्पल समझिए कि मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ, और वहां पे कोई फ्लैट या कोई प्लॉट जो है वो सेलिंग पे है। उसको कोई फ्लैट या प्लॉट को कोई सेल करना चाहती है कोई पार्टी। तो मैं सोसाइटी में रहता हूँ और बाहर आप लोग रहते हैं, तो उसके बारे में जो खबर है कि कोई अपना फ्लैट बेचना चाहता है, वो पहले आपको मालूम होगी या मुझे मालूम होगी? मुझे मालूम होगी, क्योंकि मैं अंदर रहता हूँ, मुझे पता है, आप लोगों से पहले पता है मुझे। कौन सा फ्लैट, कौन सा प्लॉट सेलिंग पे है, सोसाइटी वालों को तो सबसे पहले पता होगा। वैसा ही सेम इस केस में है कि जब सीबीआई की रेड पड़ी, या कोई भी कुछ भी कोई चीज की कमी निकली किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी दिन पर्टिकुलर दिन पता लगी है। बहुत पहले से ये सारी रूमर्स चल रही होती हैं, और कंपनी के जो इंटरनल मेंबर होते हैं, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ सौदे सेट करे रखते हैं। उन्हें पता है जैसे ही ये मार्केट में न्यूज आएगी, लोग बाग सेलिंग करेंगे, वो बाइंग के लिए तुरंत तैयार होते हैं। ये प्राइस इसमें आई यहाँ पे 2016 आने के बाद, ये इस डिमांड जोन में आई। ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली आते ही प्राइस तुरंत की तुरंत देखिए कितना अच्छे से ऊपर गए लगातार। इसको मैं डेली पर ब्रेक डाउन करूं, ये था मेरा, ये यहाँ पे डाउनफॉल आया ये वाला, और आने के बाद लगातार ये प्राइस इसमें आई थी, और दूसरे दिन गैप अप भी ओपनिंग हुई, और कम से कम 10-15% प्राइस ऊपर थी, और लगातार उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर चलती गई। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, और सेल करने के बाद भी जब हमें पता चलता है नेक्स्ट डे प्राइस इतना ऊपर ऊपर नहीं है और ऊपर यहाँ पर चलेगी, तो हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई चीज बाय करते, बाय शेयर नहीं करते तो ऑप्शन बाय करते पक्का। ऑप्शन बाय करने के बाद देखिए प्राइस ने 8-10 दिन तक यहीं घुमा दिया, 10 दिन रेंज बाउंड रह गई, प्रीमियम कम हो गया, और उसके बाद लगातार ऊपर गई। कैश ऑप्शन कब लेना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार आप लोगों को याद हो कि नेस्ले में मैगी बंद हो गई थी, उसमें कुछ कमी निकली थी,
ये वाला जो फॉल है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गई थी, प्रोडक्शन ही बंद हो गया था, जो उनके पास स्टॉक था उसको भी उनको खत्म करना पड़ा। और ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन, इसने प्राइस को कितनी अच्छी तरह से ऊपर वापस ऑल टाइम हाई पे भेज दिया। सब रिटेलर पैनिक में है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। टीवी पे न्यूज पे सब जगह इसके बारे में गलत गलत, 1000 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, लगातार बढ़ रहा था। ये यहाँ पर आई और आने के बाद फटाक से ऊपर। ये न्यूज हमेशा चलती रहती है ऐसी मार्केट में, हमेशा आपको मार्केट में न्यूज चलती मिलेंगी कि हाँ ऐसी न्यूज चल रही, आ रही, कोई ना कोई न्यूज आ रही है। वो न्यूज के पीछे का कारण होता है कि प्राइस को नीचे लाना और अच्छे डिमांड जोन एरिया में लाना, जो अट्रैक्टिव प्राइस है उसमें लाना। लोग जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो उसको बाय कर लेते हैं वहां से। इन्फोसिस के विशाल सिक्का ने रिजाइन किया था, आप लोगों को याद हो तो। वो ये टाइम था, ये जो रेड कैंडल बनी, वो रेड कैंडल जो है उसी की वजह से बनी थी। ये मंथली की रेड कैंडल है। टीवी पे सब जगह वही रोना धोना शुरू। और प्राइस कहाँ से रिएक्ट हो गई? इस मंथली के डिमांड जोन से। इस डिमांड जोन से जो है प्राइस वापस से रिएक्ट करके ऊपर चली गई ऑल टाइम हाई पे। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि विशाल सिक्का जो था उसने एक दिन अचानक से सुबह मूड बनाया कि मुझे कंपनी से रिजाइन करना है, तो उसने फटाक से टेबल पे इस्तीफा डाल दिया अपना, मैंने तो छोड़ दी कंपनी। ये तो बहुत दिनों से पॉलिटिक्स चल रही होगी, बहुत दिनों से कुछ ना कुछ चल रहा होगा। हो सकता है वो खुद शॉर्ट सेलिंग करके बैठा हो, उसे पता था रिटेलर लोग जब ये न्यूज़ बाहर आएगी तो उसको जो है मैं शॉर्ट सेल कर देता हूँ, और रिटेलर जब लोग इसको सेल करना शुरू करेंगे तो मैं बाय कर लूंगा, प्राइस तो नीचे आएगी। और फिर उसके बाद प्राइस देखिए कितना अच्छी तरह से ऊपर गई। एक आदमी कोई कंपनी नहीं चला सकता, सीईओ आते जाते रहते हैं। इतनी बड़ी कंपनी को कोई भी ना तो एक आदमी इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो हमें इस तरह के एग्जाम्पल से, इस तरह की न्यूज से बिल्कुल ही दूर रहना है। अब एक ये इन्फोसिस में ये देखिए, ये मंथली की कैंडल, विसिल ब्लोअर ने कोई इनके बारे में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कुछ न्यूज दी थी तो ये 20% नीचे आ गया था, ये डाउनफॉल ये जो आया था। ये वाली कैंडल देखिए, ये आता हूँ जितेंद्र जी, मैं उस पर आता हूँ। ये देखिए, ये गैप डाउन हुआ था उसके बाद भी नीचे आ गया था, और ये फाइनली प्राइस चली कहाँ से? ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न था एक, और यहाँ से प्राइस लगातार ऊपर उठती गई। कितने दिन में प्राइस ऊपर चली गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना ऊपर गए, जितने में टूटी थी उससे 9 10 दिन में तो प्राइस वापस से रिकवर हो गई। विसिल ब्लोअर ने कंप्लेन करती है, इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, एक बारी को तो आएगा, डाउनफॉल आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर वो डाउनफॉल रुकेगा कहाँ? किसी अच्छे बढ़िया डिमांड जोन पे, और हमें उसी डिमांड जोन का वेट करना है। ये रहा ड्रॉप बेस रैली डेली का कन, ये ड्रॉप बेस रैली, ये डिमांड जोन था, जो मंथली का स्ट्रक्चर जो देखा था ना, सेम डे ऐसा ही डेली पर है। प्राइस इसमें जिस दिन आई उससे अगले दिन नीचे आई, और आते ही लगातार प्राइस में बाइंग ऊपर की तरफ प्राइस खींचना शुरू हो गई। इस तरह की कोई भी न्यूज आए हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, हमें बस अपनी स्टडी करनी है, अच्छे से डिमांड सप्लाई मार्क करे रखने हैं,
और उनका वेट करना है आने का। टीवी वाले क्या बोल रहे हैं, न्यूज़ वाले क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल क्या आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, आपके आसपास जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी। हमने ट्रैप भी देख लिया। कई कई बार आपने देखा होगा कि रिजल्ट्स जब आते हैं, जैसे अभी ग्लेन मार्क का रिजल्ट आए थे अच्छे, मैं इसमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे तो मुझे याद है ये ग्लेन मार्क के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। ये यहाँ पर 2-3% ऊपर ओपन होने के बाद नीचे इसने 7% के नीचे क्लोजिंग दी थी, और क्लोजिंग आने के बाद ये किस में आया, इस ड्रॉप बेस रैली वाले डिमांड जोन में, यहाँ पर इतना नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर से चल गया और उसके बाद चला गया। रिजल्ट इतने अच्छे आए। रिजल्ट भी ट्रैप करते हैं, रिजल्ट आता है, आज कोई कंपनी रिजल्ट अनाउंस करने वाली है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बड़े 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 जो लोग हैं जो बहुत सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कंपनीज के बारे में पता नहीं कि इस साल क्या रहने वाला है, उस साल क्या रहने वाला है, अभी क्या रहने वाला है, इस क्वार्टर में क्या रहने वाला है। एक्सिस बैंक का डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत नाम आया था, सबसे ज्यादा फ्रॉड का नाम एक्सिस बैंक का आया था। पर देखिए उसके बाद से प्राइस में कुछ आया, ऑल टाइम हाई भी जाती गई है प्राइस लगातार। 2019 के सारे क्वार्टर में एक्सिस बैंक के रिजल्ट ठीक नहीं आए थे, बट रिजल्ट ठीक नहीं आने के बाद भी वो स्टॉक जो है हमेशा अगले दिन ऊपर ही ओपन हुआ है और हमेशा ऊपर गया है। ये देखिए रिजल्ट के नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे रिजल्ट आए एक्सिस बैंक के, स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दी, 3-4% गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद सेम डे 10% 11% ऊपर चला गया यहाँ पे। ये अप्रैल 2018 की बात है ये। कारण था ये वाला डिमांड जोन, रैली बेस रैली, गैप भी थी, दो एक्साइटिंग कैंडल थी, अच्छा डिमांड जोन था, रैली बेस रैली, दो एक्साइटिंग कैंडल थी, बड़ी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल। प्राइस इस डिमांड जोन में आई, इसको देखें विक टू विक, ये पहले देखिए चल चुका था एक बार ये यहाँ से ज्यादा बायर थे, तो इसने बॉडी टू विक भी अच्छा परफॉर्म किया दोनों बार। ये डिमांड जोन विक टू विक, ये पहले यहाँ से चल गया, बॉडी टू विक दोबारा यहाँ से चल गया। रिजल्ट उस टाइम पे इसके खराब आए थे, फिर भी इन सब चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। सबने मॉर्निंग में ही सेल किया होगा तुरंत। आज यदि मार्केट आवर के बाद यदि रिजल्ट आए हैं, मार्केट आवर के बाद रिजल्ट आ गए, तो सुबह ओपन होते ही लोग सेल करना शुरू कर देंगे। कोई बाय का सोचेगा भी नहीं, ना ये सोचेगा कि यहाँ पर कोई ट्रैप हो सकता है, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन, कोई नहीं, उन्हें तो बस न्यूज से मतलब है। रिजल्ट नेगेटिव आए, सेल करो। और हम लोग डिमांड सप्लाई जो ट्रेडर हैं इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं कि यदि रिजल्ट आया है तो प्राइस नीचे भी आई तो कौन सी जगह पे आएगी, कोई डिमांड जोन बना हुआ है क्या, डिमांड जोन नहीं है तो उसको फ्री गिरने दो। ऐसा नहीं कि रिजल्ट खराब आया है और हमें फिर भी लग रहा है स्टॉक जाएगा, हमें तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है ना। यदि हमारी स्टडी सही कहती है कि हाँ ये अच्छा जाएगा ऊपर, तो हमें कोई भी न्यूज पे ध्यान देना ही नहीं है,
हमने जो स्टडी की है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसने सारे सेलर को ट्रैप कर दिया। ये न्यूज चल रही थी टीवी पे, सब लोगों के पास खबर आ गई एक्सिस बैंक के इतने बुरे रिजल्ट आए, बट उसका कुछ भी आउटकम नहीं निकला। रिटेलर फंस गए, सेल करके बैठे थे, 11% ऊपर माल काटना पड़ गया। बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूशनल को तो मौका मिल गया यहाँ पे बाय करने का। रिटेलर जब सेल करने लगे, इंस्टीट्यूशनल ने उनको बाय कर लिया, वहाँ पे उनको ऑर्डर मिल गए सेलिंग के। यहाँ पर वो बाइंग के लिए बैठे थे, ये यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थे और प्राइस को अचानक से ऊपर कर दिया। किस तरह से मार्केट ट्रैप करता है, न्यूज किस हिसाब से चलाती है मार्केट को, हम लोगों को रिटेलर को कैसे ट्रैप करती है, रिजल्ट्स कैसे करते हैं, कोई भी कंपनी में स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, वो कैसे मार्केट को इफेक्ट करते हैं और रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, उस सब के हमने सारे के सारे एग्जाम्पल देख लिए। आउटकम ये निकला है कि हमें रिजल्ट, टीवी, कोई न्यूज़पेपर, किसी भी चीज पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है। हमें अपने ना तो ज्यादा पैनिक होना, ना ज्यादा ग्रीडी होना। इसी अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग करनी है। आज जो पढ़ाया है बेसिकली कोई टॉपिक नहीं था कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक का नाम दूं, मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी कह सकते हैं इसे, कि ट्रेडिंग में कैसे, क्योंकि हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं ना उसमें ये सारी चीजें काम करेंगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ हम एक टाइम फ्रेम पे डिमांड सप्लाई मार्क करना सीखे हैं, आने वाले टाइम पे तो हम लोग 3-3, 4-4 टाइम फ्रेम्स पे डिमांड सप्लाई मार्किंग सीखेंगे। और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत लोग ट्रेडिंग में ये सिर्फ स्टडी करने के बाद पैसा कमा लें, ये पॉसिबल है, बट हम लोग ट्रैप हो जाते हैं साइकोलॉजी को लेकर। ट्रेडिंग आने के साथ साथ हमें उसमें साइकोलॉजी में भी हमें ध्यान देना होता है कि इस तरह की न्यूज़ और इस तरह के इवेंट से हम लोगों को कैसे बचना है। आईटीसी, रुकिए एक बार मैं देख लेता हूँ आईटीसी में क्या है। आईटीसी में अच्छी है, आईटीसी किसी टाइम पे बहुत अच्छी कंपनी होती थी, निफ्टी सेंसेक्स दोनों में इसकी अच्छी वेटेज होती थी। आईटीसी अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आए, तो रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद कंटिन्यूअसली प्राइस इतना अच्छा ऊपर गई थी, उसी फॉर्मेट में ये आया है। यहाँ पर मंथली पे भी है, सेम वीकली पे भी है, और डेली पे हमें ये यहाँ पर डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, ड्रॉप बेस बेस रैली, इतने अच्छे गैप अप के साथ। ये हमें बाय करना चाहिए, कल या परसों में प्राइस अच्छी तरह से ऊपर जा सकती है, आईटीसी में अच्छी बाइंग आ सकती है, 1-2 दिन में अच्छा ऊपर चल सकता है। अभी 198.50 चल रही है प्राइस, हो सकता है यहाँ तक आ जाए 195 पे, यदि मार्केट ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहा, नहीं तो फिर ये यहीं से चल जाएगी।
ये वीकली का सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप उतना इसके मुकाबले उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है सर, क्योंकि इसका मूव देखिए आप, कहां से कहां तक प्राइस को इसने पुश किया था, और इसका मूव देखिए ये ये इसमें सिर्फ एक लेग आउट है, इसमें इतनी अच्छी मूव आई है कि एक लेग आउट उसके बाद भी प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गई है। तो ये इसके इस डिमांड जोन के मुकाबले सप्लाई जोन उतना अच्छा नहीं है। कुछ देर के लिए प्राइस को रोक सकता है बट नीचे नहीं कर सकता। ऑप्शन नहीं सर, कैश में जा सकते हैं। पास का ऑप्शन यदि सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है तो ले सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैश में जाने के लिए। ONGC। ONGC में सर अभी के लिए इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई डिमांड जोन इसको नीचे रोकने वाला नहीं है। हो सकता है प्राइस यहाँ तक आ जाए। इस एरिया की डिमांड यहाँ तक, ये ड्रॉप बेस रैली। सन फार्मा अभी वीकली के डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है इसका भी। इसमें वीक हमारे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, बट जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत अच्छा है। इसमें भी बड़ी रेड कैंडल बन के फॉर्म होके आ रही है हमारे पास। इसको अभी इग्नोर करना चाहिए। यदि कल से निफ्टी फार्मा इसको सपोर्ट करता है, निफ्टी फार्मा जो इसका इंडेक्स है वो सपोर्ट करता है, तो ये प्राइस चल जाएगी ऊपर। नहीं तो फिर ये स्टॉप लॉस हो सकती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ और अच्छा एरिया नहीं मिला। सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है वीकली पर, डेली पर कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। आई होप कि सबको ये समझ आया होगा जो आप आज डिस्कस किया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, डिमांड एंड सप्लाई एंड फाइंड आउट कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। किसी को भी कोई भी डाउट हो। थैंक्स अमन। चलिए सेशन ख़त्म करते हैं अभी। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो।